वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2008 में रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा मूवी जिसका नाम है फ्रंट ऑफ द क्लास। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि कभी कभी हमें ना मोटिवेशन भी देखना चाहिए। रोज वो ड्रामा, मिस्ट्री, फैंटेसी वो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कोई ऐसी मूवी आती है ना जो आपको अंदर से फील दे कि हाँ भाई, जब ऐसे लोग कर सकते हैं देन व्हाई कांट वी। तो ऐसी मूवीज आपको छोड़नी नहीं चाहिए। देखो, ये महज कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ पर आधारित मूवी भी है। इस मूवी में आप जो कुछ भी देखेंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे की लाइफ में सच में हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मूवी को देखिए। और जिस इंसान की लाइफ पर यह आधारित है ना मूवी, उसका नाम है ब्रैड कोहेन। अपनी लाइफ में हुई घटनाओं, उसमें फेस की गई मुश्किलों पर आधारित एक बुक लिखी थी ब्रैड ने, और ये मूवी उसी बुक पर बेस्ड है। चलिए दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत में कहानी के हीरो ब्रैड को दिखाते हैं जो एकदम नॉर्मल दिखता है, और उसका बिहेवियर जरा नॉर्मल लगता है। अक्सर वो आंखें मींचता रहता है, पैर जैसे उसके कंट्रोल में नहीं होते, एक ही शब्द वो कई बार दोहराता रहता है, और बेवजह क्लासरूम में अचानक अजीब सी आवाजें करने लगता है। सर भी कभी कभी यहाँ वहाँ हिलता जाता है, जैसे कि उसे वो खुद नहीं कोई और हिला रहा हो। और यार, इन सारी वजहों से ना बच्चे उसका मजाक बहुत ज्यादा उड़ाते हैं, उसे काफी बुली भी करते हैं। असल में उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ना तो टीचर समझ पाते हैं और ना ब्रैड के पेरेंट्स। ब्रैड के पेरेंट्स का डिवोर्स भी हो गया था। ब्रैड का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है डेविड। वो इकलौता इंसान है जो ब्रैड को समझता है और उसके साथ खेलता भी है। डिवोर्स के बाद जब पापा घर छोड़कर जाते हैं ना, तो दोनों भाइयों को समझाते भी हैं कि माँ की बात मानना और उन्हें परेशान मत करना। अब ब्रैड के साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या है, उसके हाथ पैर अपने आप हिलते रहते हैं, जैसे कि वो अपने पापा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हो, और पापा को भी यही लगता है कि ये बिगड़ा हुआ लड़का है और मेरी बात नहीं सुन रहा। खैर, दोनों से विदा लेकर वो चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो ब्रैड से ये भी कहते हैं कि अपना बिहेवियर सुधारो, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आओ, और इस तरह बात बात पे ये हाथ पैर मत हिलाए करो, जिम्मेदार लड़के बनो, जिम्मेदार। इस तरह वो ब्रैड को काफी लेक्चर देते हैं, जैसे कि ब्रैड एकदम बिगड़ गया हो और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। बेचारा ये सब जानबूझकर थोड़ी ना कर रहा है वो, लेकिन क्या करें यार, उसकी समस्या कोई समझे तब ना। माँ तो एक बुटीक चलाती है, दोनों बच्चे माँ के पास ही पलते हैं। माँ फिर ब्रैड को डॉक्टर के पास भी लेकर जाती है, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि शायद इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम्स है, और वो कहता है कि आपके डिवोर्स की वजह से शायद ये स्ट्रेस में है और इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। और वो डॉक्टर न जाने क्या क्या दवाइयां लिख कर देता है और कहता है कि अपने बेटे को जरा तमीज सिखाइए, देखिए कितनी मस्ती कर रहा है ये, अपने स्ट्रेस की वजह से ये जानबूझकर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब कर रहा है। बताओ क्या किस्मत है यार ब्रैड की। डिवोर्स के बाद भी पापा अक्सर बच्चों से मिलने आते हैं। ब्रैड की एक बात उनको बहुत अच्छी लगती है, और वह उनका बेसबॉल खेलना। उस गेम में दूसरे बच्चे भी चिल्लाते हैं और हल्ला गुल्ला मचाकर खेलते रहते हैं, तो ब्रैड की आवाजें उनकी आवाजों के बीच में दब जाती है। इसी वजह से ब्रैड की ये अजीब हरकतें वहाँ किसी को भी उतनी अजीब नहीं लगती, इसीलिए पापा उसको बिंदास बेसबॉल खेलने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी गेम के बाद एक भी सेकंड उसे रुकने नहीं देते और तुरंत वापस ले आते हैं, और फिर रास्ते में वो दोनों बच्चों को अपनी दूसरी शादी के बारे में भी बताते हैं। तब भी दोस्तों, ब्रैड के पैर अपने आप ही डांस कर रहे होते हैं। पापा तो गुस्सा होकर उसके पैर पे मार देते हैं कि 2 मिनट चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या। बेचारा रोने लगता है। क्या करता वो ब्रैड, चाहे घर पर हो या स्कूल में जितनी भी डांट खाए, लेकिन पढ़ाई में उसे काफी इंटरेस्ट है दोस्तों, लेकिन सीखने में थोड़ा स्लो है, ये भी बात है। नॉर्मल स्टूडेंट्स किसी चीज को 1 घंटे में सीख लेते हैं, तो ब्रैड को उसको सीखने में 2 घंटे लगते हैं। अब एग्जाम हॉल में वो ध्यान से लिखने की कोशिश करता है, तो उसके रोग के सिम्टम्स अपने आप ही उभर कर आ जाते हैं। उसके मुंह से जोर की आवाजें निकलती है, और टीचर फिर उसको डांटती है। वो कहता है कि मैम, मैं जानबूझकर आवाज नहीं कर रहा, लेकिन उसका मुंह ही उसके कंट्रोल में नहीं होता, और फिर से आवाज निकल जाती है। टीचर को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे प्रिंसिपल के पास भेज देती है। वहाँ पर भी ब्रैड एक ही शब्द को रिपीट करता जाता है और हकलाने भी लगता है। प्रिंसिपल फिर उसकी माँ को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, अपने बेटे को थोड़ा एडवाइस करके सुधारिएगा, अगर इसी तरह वो राउडी की तरह बिहेव करता रहा तो हम उसको टीसी दे देंगे, समझे। लेकिन माँ को अपने बेटे पर विश्वास है, और वो जानती है कि जरूर ब्रैड को कोई प्रॉब्लम है जिसे वो बता नहीं पा रहा बेचारा। वो सीधे लाइब्रेरी में जाकर उसके सिम्टम्स के हिसाब से मेडिकल बुक्स ढूंढती है, लेकिन ब्रैड को वो बाहर छोड़ जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में ऊंचा बोलना मना होता है, और ब्रैड के मुंह से न जाने कब कोई आवाज निकल जाए, कुछ पता नहीं। बुक लेकर दोनों घर आ जाते हैं। डेविड बहुत शैतानी करता है, उसे भी मैनेज करके माँ उन बुक्स को पढ़ने लगती है, तो वो पता लगाती है कि ब्रैड को जो सिम्टम्स है ना, वो टूरेट सिंड्रोम नाम के एक रोग के सिम्टम्स है। उस बुक को ले जाकर वो डॉक्टर को भी दिखाती है कि क्या मेरे बेटे को ये रोग हो गया है। तब जाकर डॉक्टर को भी शक होता है कि हाँ, शायद ब्रैड को टोरेट सिंड्रोम ही है। वो कुछ टेस्ट्स करके कंफर्म कर देता है कि ब्रैड को टोरेट सिंड्रोम ही है, लेकिन इस रोग का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। ये जानकर माँ बड़ी दुखी होती है, और जब पापा को पता चलता है तो वो भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिन वो ब्रैड को डांटते रहे कि तुम बिगड़ गए हो, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते, शैतानी करते हो, वगैरह वगैरह। फिर ब्रैड थोड़ा बड़ा हो जाता है और मिडिल स्कूल चला जाता है। ब्रैड के क्लासमेट्स उसके रोग के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसे समझने की उनकी उम्र नहीं होती। नए स्कूल के टीचर्स भी ब्रैड को ठीक से ट्रीट नहीं करते, उस पर चिल्लाते हैं, और जब वो
वो ब्रैड को मैनेज नहीं कर पाते तो प्रिंसिपल के पास लेकर जाते हैं, लेकिन लगता है प्रिंसिपल ब्रैड के टॉयलेट सिंड्रोम को समझते हैं और स्कूल के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में ब्रैड को बुलाते हैं। लेकिन ब्रैड वहां भी अजीब आवाजें निकालने लगता है तो दूसरों को डिस्टर्बेंस होता है। कॉन्सर्ट के बाद प्रिंसिपल ब्रैड को स्टेज पर बुलाते हैं। ब्रैड भी अपना वही सर हिलाते हुए, आंखें बार बार मीचते हुए वहां पर आ जाता है। तो प्रिंसिपल उससे सवाल पे सवाल करके उसके रोग के बारे में कई बातें उसी के मुंह से सबको सुनवाते हैं। तब वो बताते हैं कि मेरे इस रोग का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। अक्सर मेरे हाथ पैर, मेरा मुंह, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं होते। और जब बाकी बच्चे उसके रोग को डिटेल में जान पाते हैं तब सब चुप हो जाते हैं। प्रिंसिपल पूछते हैं कि बेटा, हम सब तुम्हारी इस प्रॉब्लम से जूझने में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, अब बताओ हम किस तरह से तुम्हारी मदद कर पाए। ब्रैड कहता है कि मुझे अपनी ही तरह एक इंसान समझिए, मुझे बाकी स्टूडेंट की तरह देखिए, सेम, बस इतना समझ आए कि मैं जो कर रहा हूँ वो जानबूझकर नहीं कर रहा, मैं मस्ती नहीं कर रहा और ना ही जानबूझकर एक ही बात को दोहरा रहा हूँ। ये आवाजें पता नहीं कैसे निकल रही हैं। बस इतनी सी बात समझकर मुझे बाकी बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। ये सब बताकर वो हमेशा की तरह अजीब आवाजें निकालते हुए नीचे आ जाता है। उसे पूरी तरह से समझने के बाद अब बच्चे उसको चेयर करते हैं और बहुत एनकरेज करते हैं। ब्रैड की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता यार, और उसके लिए इतना कुछ जिस प्रिंसिपल ने किया था ना, उन्हें एक बार वो मुड़कर देख लेता है और उस पल में वो डिसाइड करता है कि मैं भी बड़ा होकर इन्हीं की तरह टीचर बनूंगा। वक्त गुजरता है और अब ब्रैड ने कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म कर ली है। टीचर बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए वो अटलांटा सिटी में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन रास्ते में ओवर स्पीडिंग करने की वजह से पुलिस रोक देती है उसे। बातों ही बातों में वो बताता है कि मैं टीचर बनने जा रहा हूँ, लेकिन उसके टॉयलेट सिंड्रोम के बारे में सुनकर पुलिस वाले उसको जरा इंसल्टिंग तरीके से देखता है कि तुम और टीचर। पर ब्रैड इन बातों से मायूस नहीं होता और एक इंटरव्यू में जाता है और हमेशा की तरह उसका मुंह अपने आप हिलता है। यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, और वो आवाजें भी अपने आप आ जाती हैं। बस दोस्तों, इसी पॉइंट पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तब वो समझाता है कि मेरी ये बीमारी छींक या खांसी की तरह है, जब छींक आती है तो क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं ना। इसी तरह मेरे कुछ पार्ट्स मेरे कंट्रोल में नहीं होते। ये सोच लीजिए कि यही मेरी छींक है और वो मुझे अक्सर आती रहती है। ये एक नर्व रिलेटेड रोग है और कुछ नहीं। इतना समझाने के बावजूद भी उसे हर जगह रिजेक्शन ही मिलता है। लेकिन ब्रैड हार नहीं मानता दोस्तों, बल्कि एक एक के बाद एक एक करके कई जगहों पे इंटरव्यू देता है। वो पहले ही अपने रोग के बारे में उनको डायरेक्टली बता देता है, लेकिन तब भी बात नहीं बनती। अब ब्रैड अपने रोग को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिम्टम्स ही उसकी पोल खोल देते हैं। इंटरव्यू में वो चाहे कितना ही बढ़िया परफॉर्म क्यों ना करे, लेकिन सिर्फ इस रोग और इसके सिम्टम्स की वजह से वो हर जगह रिजेक्ट हो जाता है। इस वजह से वो स्ट्रेस्ड भी हो जाता है बहुत ज्यादा। तब उसका रूममेट कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक डेट सेट करवाता हूँ, कहकर वो ब्रैड को एक लड़की से मिलवाता है। एक बार में दोनों मिलते हैं और वो लड़की ब्रैड की प्रॉब्लम को जानती है। शुरू में तो सब बढ़िया चलता है, लेकिन वो अचानक से सेम जोर की आवाजें निकालता है तो बार में सभी इनको घूरने लगते हैं। इस वजह से ब्रैड को ये डेटिंग वगैरह नहीं जचती, और जचती भी तो पहली डेट के बाद लड़की उसको रिजेक्ट कर देती। अब एक दिन की बात है दोस्तों, उसके पापा उसको लंच के लिए इन्वाइट करते हैं, और वो भी अपने काम की जगह पे, क्योंकि वहाँ हर तरफ हमेशा शोर मचा होता है। तो ब्रैड की अगर आवाजें भी आएंगी तो कोई ध्यान नहीं देगा। वो पूछते हैं कि बेटा, इंटरव्यू का क्या हुआ, कहीं नौकरी मिली या फिर नहीं? पापा को जरा भी यकीन नहीं होता कि इसको टीचर की नौकरी मिलेगी। पूछते हैं कि अगर खर्चे के लिए पैसे चाहिए हो तो बता दो, मैं दे सकता हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं कर लूंगा मैनेज पापा। वो और पढ़ता है दोस्तों, काफी प्रिपरेशन करके स्कूल की सीढ़ियां चढ़ता है कि कहीं तो उसे नौकरी मिलेगी। कुछ लोग तो उसको अपाहिज की तरह ट्रीट करते हैं और सोचते हैं कि वो क्लास में पढ़ाने के काबिल ही नहीं है। इसी वजह से ब्रैड का स्ट्रेस और बढ़ जाता है। बेचारा रोने लगता है यार कि कहीं टीचर बनने का मेरा सपना, मेरा ये लक्ष्य कभी ऐसा ना हो कि अधूरा हो जाए। और जब माँ कॉल करके उसको हिम्मत देती है कि बेटा, तुम जरूर सफल रहोगे, लेकिन कभी गिव अप मत करना। और तब ब्रैड ऐसे स्कूल्स को ढूंढता है जहाँ के प्रिंसिपल्स इंक्लूसिविटी में विश्वास रखते हैं, यानी कि उन लोगों को भी अपने स्कूल्स में नौकरी देते हैं जो नॉर्मल तौर पर किसी शारीरिक या मानसिक कमी की वजह से हर जगह रिजेक्ट हो जाते हैं। इसी बीच अपने खर्चे के लिए वो अपने पापा के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम भी करता है। पापा की दूसरी वाइफ भी ब्रैड को काफी एनकरेज करती है और कहती है कि इस तरह के छोटे मोटे काम क्यों करते हो बेटा, अपने पापा के पार्टनर बन जाओ और उनके साथ काम कर लो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की भी देख लूंगी और तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। लेकिन फिर भी ब्रैड सिर्फ और सिर्फ टीचर बनना चाहता है और उसी कोशिश में जुट जाता है। अब तक दोस्तों पता है, उसने 24 इंटरव्यूज दे दिए हैं और ये उसका 25वां है। इस स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मिलकर उसका इंटरव्यू लेते हैं। वो पहले से ब्रैड की मेडिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं और इसी वजह से उस बारे में उससे ज्यादा सवाल नहीं करते, बल्कि उसके टीचिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। लगभग 2 घंटे इंटरव्यू चलता है और ब्रैड हर सवाल का बेस्ट जवाब देता है। इंटरव्यू खत्म होता है और वो कहते हैं, ओके मिस्टर ब्रैड, हम जल्दी आपको रिजल्ट की खबर दे देंगे। लेकिन ब्रैड के अंदर एक विश्वास जागता है यहाँ कि जरूर ये इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और उसे स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। कुछ दिन के बाद उसी स्कूल से उसे कॉल आता है
और इस बार उसे स्कूल के सीनियर टीचर्स को इंटरव्यू देना होगा। वो पूछते हैं कि अगर क्लास में आप इस तरह की आवाज़ निकालते रहेंगे तो बच्चे पाठ कैसे सीख पाएंगे, पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। मतलब ब्रैड कहता है नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने टोरेट सिंड्रोम के बारे में उन्हें पूरी तरह से पहले ही समझा दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे। बच्चों को जो नहीं आता वही सब सीखने के लिए तो स्कूल है ना, तो स्टूडेंट्स को भी सीखने दीजिए कि एक इंसान जो उनकी तरह नहीं है, जरा अजीब है, उस इंसान को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसे किस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। सही बात है ना। और ये बातें वो मेरे जरिए सीखेंगे, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। और यहाँ सीनियर टीचर्स में सिर्फ एक ही ब्रैड की बात को समझ पाता है, बाकी लोग अभी भी कंफ्यूजन में होते हैं कि इसको सिलेक्ट करें या नहीं। अगले दिन से ब्रैड प्रिंसिपल के फोन का इंतजार करने लगता है कि कब आएगी खबर। एक हफ्ता हो जाता है लेकिन प्रिंसिपल का कोई कॉल नहीं आता। उस वीकेंड में उसका छोटा भाई डेविड आता है। इसको देखकर ब्रैड को तसल्ली होती है कि कोई तो आया मुझे हिम्मत देने। वो ब्रैड को गोल्फ खेलने ले जाता है। वहाँ भी ब्रैड जोर से आवाज करता है तो सिक्योरिटी दोनों को बाहर जाने को कह देता है और इस पर डेविड सिक्योरिटी से लड़ भी पड़ता है, लेकिन तब ब्रैड कहता है कि यार प्लीज लड़ाई मत करो। कुछ दिन के बाद ब्रैड के साथ वक्त बिताकर डेविड भी चला जाता है बेचारा। और तब दोस्तों फाइनली स्कूल के प्रिंसिपल ब्रैड को कॉल करते हैं और उसे स्कूल आने को कह देते हैं। इतने दिन के बाद तो ब्रैड को उम्मीद ही नहीं थी कि उसको ये नौकरी मिलेगी, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि असल में वाइस प्रिंसिपल ने ब्रैड की काबिलियत को देखकर उसे रिकमेंड किया था और प्रिंसिपल को कन्विंस भी किया कि ये जरूर अच्छा टीचर बनेगा और हमारे स्टूडेंट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा। और उन्हीं की बदौलत ब्रैड को यहाँ टीचर की नौकरी मिल जाती है। वो सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। इस पल को ब्रैड कभी भूल नहीं सकता। ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है उसकी लाइफ का। वाइस प्रिंसिपल उसे उसकी क्लास में लेकर जाती है जहाँ फिलहाल कुछ रेडी नहीं हुआ है, लेकिन मंडे तक उसे इस क्लासरूम को स्टूडेंट्स के लिए तैयार रखना होगा। बाकी टीचर्स भी उसकी मदद करते हैं और क्लासरूम के लिए जरूरी चीजें ला कर देते हैं। अब उनका केयरिंग नेचर देखकर ब्रैड बड़ा खुश होता है कि अच्छा स्टाफ है। घर जाकर वो माँ को खुशखबरी देता है कि माँ मुझे नौकरी मिल गई। और आज ना माँ बहुत इमोशनल हो जाती है कि आखिर मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहा था। तो वो मजाक मजाक में भी कहती है कि बेटा एक काम करना, उसी स्कूल में कोई अच्छी टीचर देख और पसंद कर ले, शादी भी कर ले, लाइफ में सेटल भी तो होना है तुम्हें। पर ब्रैड कहता है कि माँ तुम भी ना, मैं अभी बैचलर्स डिग्री का हूँ, मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ और मंडे मुझे अपनी क्लास भी शुरू करनी है। मुझे अपने प्रिंसिपल के सामने साबित भी करना है कि मैं एक बेहतरीन टीचर हूँ। ये शादी वगैरह बाद में देख लेंगे, कहकर वो कॉल कट कर देता है। लेकिन वो भी कितने दिन सिंगल रहेगा यार। तब वो एक पार्टनर की तलाश में डेटिंग ऐप खोलता है जिसमें उसको एक लड़की पसंद भी आ जाती है। वो भी इंटरेस्टेड होती है। तो अगले दिन दोनों एक जगह मिल जाते हैं। पहले तो बहुत ही नॉर्मली बातें करते हैं और दोनों को म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट है। कुछ देर बात करने के बाद वो बाय कहकर चली जाती है और अब ब्रैड को लगता है कि यार ये भी चली गई, क्योंकि ब्रैड को वो बहुत ही अच्छी लगती थी। और देखिए दोस्तों अगले दिन वो ब्रैड को मैसेज भी करती है और लगता है इनकी जोड़ी सेट हो जाएगी। मंडे भी आता है और ब्रैड सुबह सुबह जल्दी क्लासरूम में आ जाता है और चार्ट वगैरह चिपका कर बढ़िया तरीके से तैयार कर देता है क्लास। 8 बजे बच्चे आने लगते हैं और इन सारे बच्चों ने सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही स्कूल में एडमिशन लिया होता है। इतने दिन उन्हें बाकी टीचर्स मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब ये ब्रैड के स्टूडेंट्स हैं। पहली क्लास में ब्रैड अपने रोग के बारे में सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन कर देता है और कहता है कि अगर इस बारे में तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। तो एक पूछता है कि क्या ये छुआछूत की बीमारी है, क्या आपका रोग हमें भी होगा? ब्रैड हंसकर कहता है कि नहीं। फिर वो कहता है जब आप जोर से आवाज करते हो तो क्या आपके गले में दर्द नहीं होता? वो कहता है उतना ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। और एक चुटकी तो ब्रैड को बहुत सपोर्ट करती है। दूसरी बच्ची पूछती है क्या कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? और ब्रैड एकदम सीरियस मुंह बनाकर कहता है कि हाँ, मैं छुपा छुपी नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरी आवाज ही बता देती है कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ। कहकर वो हंस भी पड़ता है दोस्तों, और सुनकर बच्चे भी हंस जाते हैं। देखा कैसे माहौल सेट कर दिया इसने। पहला दिन बहुत अच्छा गुजरता है ब्रैड के लिए। स्कूल के बाद जब पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं तो ब्रैड का अजीब बर्ताव देखकर वो जरा चौंक जाते हैं कि कैसा टीचर है, और बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे टीचर ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर बच्चे उन्हें बताते हैं। तब जाकर पेरेंट्स को भी इस रोग के बारे में पता चलता है। ब्रैड अब अपनी टीचिंग पे बहुत ध्यान देता है और छुट्टी के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताता है। वो भी ब्रैड की कमियों को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाइयों को देखती है और उसी वजह से वो ब्रैड से प्यार भी करती है। अगले दिन एक स्टूडेंट खरगोश के लिए कैरेट लेकर आती है, क्योंकि क्लासरूम में ब्रैड ने एक खरगोश रखा हुआ है। तो इसी बीच होता यह है कि ब्रैड की एक स्टूडेंट के पिता उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा मानसिक रोगी टीचर अगर बेटे के पास रहेगा तो वो भी ऐसी बन जाएगी। लेकिन बढ़िया चीज यह है कि दोस्तों वो बच्ची स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो ब्रैड से सीखना चाहती है। ये सब जानकर ब्रैड को बहुत ही बुरा लग जाता है कि क्यों कर रहे हैं इस लड़की के पापा ऐसा। खैर दिन गुजरते हैं और अब स्टूडेंट्स ब्रैड के लेसन्स पर बड़ा ध्यान भी देते हैं। एक दिन एक चुटकी की माँ ब्रैड को बताती है कि उसकी बेटी को कैंसर है, और जो लड़की पहले स्कूल आना ही नहीं चाहती थी वो अब बड़े चाव के साथ स्कूल आती है, क्योंकि उसे ब्रैड की क्लास बहुत बढ़िया लगती है। उसकी माँ बताती है मेरी बेटी को लगता है कि अगर आप अपनी बीमारी के बावजूद इतना पढ़ लिख कर टीचर बन पाए हैं तो जरूर वो भी अपनी बीमारी के बावजूद कुछ कर दिखाएगी। आपकी वजह से उसमें नया आत्मविश्वास जाग गया है। फिर ब्रैड मास्टर्स डिग्री का एग्जाम देने जाता है
और रूल्स के अनुसार ब्रैड की जो मेडिकल कंडीशन है उसके हिसाब से उन्हें ब्रैड को एक अलग कमरा देना होगा, लेकिन मैनेजमेंट उसको अलग कमरा देने से इनकार कर देता है। ब्रैड की मदद के लिए फिर उसके पापा आ जाते हैं और उनसे लड़ते भी हैं कि अगर मेरे बेटे को एग्जाम लिखने के लिए अलग कमरा नहीं दिया गया तो मैं आप सब पर केस कर दूंगा, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं वो गैर कानूनी है। अगर आप उसको दूसरे बच्चों के साथ बैठाकर एग्जाम लिखने पे मजबूर करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा और वो लिख नहीं पाएगा अच्छे से, दूसरे स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्बेंस होगा और आखिर में आप लोग फिर मेरे बेटे को फेल कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे एग्जाम हॉल से। इसलिए एज पर रूल्स आप मेरे बेटे को कमरा दीजिए वरना कोर्ट में जाऊंगा मैं। इस तरह धमकाने के बाद जाकर वो ब्रैड को अलग कमरा देने के लिए मान जाते हैं। ब्रैड के लिए वक्त जरा कम पड़ जाता है यार, लेकिन हाँ वो एग्जाम लिख लेता है। दूसरी ओर टीचिंग भी बढ़िया करता है। जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते उन पर बड़ा ध्यान देता है वो। फिर आता है थैंक्सगिविंग डे, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ब्रैड अपनी माँ के टाउन जाता है, साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर जाता है और उसको देखकर माँ की खुशी तो मानो वो पागल हो जाती है। उसे घर ले जाकर सारे रिश्तेदारों से उसका परिचय करवाती है कि यही है मेरी होने वाली बहू। वो भी सबके साथ धीरे धीरे घुल मिल जाती है। ब्रैड फिर उसको अकेले में ले जाकर पहली बार अपने प्यार का इजहार करता है और वो भी खुशी से उसे स्वीकार कर लेती है। दोनों किस भी करते हैं और उस पल के बाद ब्रैड को फ्यूचर को लेकर चिंता होने लगती है कि अगर वो शादी कर भी लेगा तो क्या ये लड़की मेरे साथ खुश रह पाएगी, क्या हमारी शादी अच्छी रहेगी, या मेरे पेरेंट्स की तरह हमारा डिवोर्स हो जाएगा। बहुत डर लग रहा है। पर दोस्तों माँ इस बारे में बहुत ही पॉजिटिव होती है और कहती है बेटा इतना ज्यादा मत सोचो, तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। और इसके बाद ब्रैड वापस अटलांटा आ जाता है। कुछ दिनों के बाद वो बच्ची दोस्तों जो कैंसर से पीड़ित थे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और वो स्कूल आना भी बंद कर देती है। और तब ब्रैड और सभी बच्चे उसके लिए गेट वेल सून कार्ड भिजवाते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद खबर मिलती है कि बच्ची गुजर गई। उसके फ्यूनरल में ब्रैड और बाकी बच्चे जाते हैं। ब्रैड डरता है कि अगर वो अंदर गया और उस वक्त उसके मुंह से जोर की आवाजें निकली तो सभी को लगेगा ये पागल है, इसलिए वो बाहर ही खड़ा रह जाता है। तब उस बच्ची की माँ बाहर आती है और पूछती है कि अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, आइए, आप मेरी बेटी के फेवरेट टीचर हैं, उसे आखिरी बार नहीं देखेंगे क्या, ये हो नहीं सकता, आइए आप प्लीज चलिए। कहकर वो ब्रैड को अंदर ले जाती है। अंदर जाकर उस बच्ची को याद करके ब्रैड को बहुत रोना आ जाता है। स्टूडेंट्स भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन से ब्रैड एज यूजुअल मजे से क्लास ले रहा होता है और तब एक बुजुर्ग आदमी स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आता है और उसी दिन ब्रैड ने बच्चों को दिखाने के लिए एक ट्रक बुलवाया होता है। बच्चे तो भागकर उस पर चढ़ जाते हैं। ब्रैड को डर है कि ये सब देखकर कहीं वो बुजुर्ग न जाने हमारे बारे में कहीं गलत रिपोर्ट न लिख दे। और फिर अगले सीन में ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने पापा के घर जाता है। उन्हें भी वो बहुत पसंद आ जाती है, उनकी बहू मतलब। इतना ही नहीं, अब उन्हें यकीन भी हो जाता है कि ब्रैड एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा और दूसरों की तरह वो भी खुश रहेगा। फिर वो ब्रैड के क्लासरूम के लिए एक कबर्ड बना कर देते हैं। अब ब्रैड को चैन आता है कि चलो आखिर पापा मुझे और मेरी काबिलियत को समझ पाए। ब्रैड के टीचर बनने के बाद आज 1 साल पूरा हो चुका है दोस्तों। तब वाइस प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करती है कि वो बुजुर्ग जो इंस्पेक्शन के लिए आए थे उन्होंने हमारे पूरे स्टेट के हर नए स्कूल टीचर को इंस्पेक्ट किया। वो हमारे स्कूल में भी आए और उन्होंने ब्रैड की क्लास को देखा तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन सारे नए टीचर्स में से बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स और बच्चों पर बेस्ट ध्यान देने वाला कोई टीचर है तो वो ब्रैड है। इसलिए दोस्तों ब्रैड को टीचर ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया जाता है और सारे बच्चे खुशी से क्लैप करके ब्रैड को खूब चीयर करते हैं। यहाँ से सीधे अवार्ड सेरेमनी को दिखाते हैं जहाँ ब्रैड की गर्लफ्रेंड उसे किस करके स्टेज पर जाने के लिए कहती है। वहाँ पर माँ, पापा, डेविड सब होते हैं। ब्रैड के स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स सब आए होते हैं। स्टूडेंट्स तो ब्रैड के साथ वहाँ पे भी खेलने लगते हैं। ब्रैड भी फिर अवार्ड को स्वीकार करता है। ऐसी अवार्ड सेरेमनीज में लोग अक्सर कहते हैं कि मैं इस अवार्ड को अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स को या अपने टीचर्स को डेडिकेट करता हूँ, लेकिन अपना ब्रैड देखो एकदम हट के है दोस्तों। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मैं इस अवार्ड को टॉरेट सिंड्रोम को डेडिकेट करता हूँ। इस तरह ब्रैड के इस अवार्ड को स्वीकार करते हुए हमें मूवी खत्म बता दी जाती है। दोस्तों रुकिए जरा, इस मूवी में जिसकी कहानी बताई गई है ना, मतलब वो असली हीरो जो है जिसने अपनी लाइफ में टॉरेट सिंड्रोम की वजह से कई तरह की ठोकरें खाई लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। जी जान से कोशिश करोगे तो सफलता निश्चित है। इस बात का जीता जागता सबूत है ब्रैड कोहेन। पहले अगर आपको मोटिवेशन मिला हो, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।